हेलो हेलो, सभी लोग अपना नोट्स निकाल लें। पहला चैप्टर में कॉपी खोलिए। चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन होगा। पहले चैप्टर का पहला चैप्टर क्या है? देखो, यूनिट तो 5 है। यूनिट कितनी है टोटल? जो यूनिट आप लोगों को जो पढ़ना है वो 5 पढ़ना है, जिसमें जो पहली इकाई है यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 का नाम है यांत्रिकी, और यही पढ़ाया जा रहा यांत्रिकी। और यांत्रिकी को बोलते हैं मैकेनिक्स। यांत्रिकी को क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स का मतलब यांत्रिकी। और इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है मैकेनिक्स का, जो पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है मात्रक, विमा एवं माप। मात्रक, विमा एवं माप, ये चैप्टर का नाम है। और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिट। और विमा मतलब होता है डायमेंशन, विमा मतलब डायमेंशन, एंड माप मतलब मापन, ये हो जाएगा मेजरमेंट। यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट का चैप्टर है। मात्रक के बारे में पढ़ना है, विमा के बारे में पढ़ना है, और मेजरमेंट का मतलब मापन के बारे में जानना। ये चैप्टर का नाम है। ध्यान दो, नोट्स सबके पास होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें हम लोगों को ये जानना है कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। क्या चीज समझना है? सबसे बेसिक बात समझना है, भौतिक राशियां। भौतिक राशियों को अंग्रेजी में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियां का मतलब होता है फिजिकल क्वांटिटीज। क्या होती हैं पहले ये जान लीजिए। भौतिक राशियां मतलब वे राशियां जिनको प्रत्यक्ष अथवा, इधर आ जाओ, वे राशियां जिनको प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग माप सकते हैं। ध्यान दो, जिन राशियों को चाहे हम प्रत्यक्ष रूप से मापें, कैसे मापें? प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली, और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्टली। तो वे राशियां जिनको प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, उन्हें क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। मतलब जिन राशियों का मापन हो सकता है उनको हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशियां। और जिन राशियों का मापन नहीं हो सकता उनको हम लोग भौतिक राशियां नहीं कहेंगे। भौतिक राशियां वही होती हैं जिनको हम लोग माप सकते हैं। जिन राशियों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया जा सकता है? मापा जा सकता है, उनको भौतिक राशियां कहते हैं। अब अगर हम भौतिक राशियों की बात करें तो भौतिक राशियां 3 प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? भौतिक राशियां 3 प्रकार की होती हैं। एक होता मूल राशि, दूसरा होता पूरक राशि। एक राशि का नाम क्या है? मूल राशि है, फंडामेंटल इसको बोलते हैं। दूसरी राशि होती पूरक वाली, कौन सी? एक राशि है मूल राशि, और दूसरी राशि क्या है? और एक होता है व्युत्पन्न राशि। ठीक है, मूल राशि और दूसरी कौन सी है? पूरक राशि। तीसरी कौन सी है? व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशियां वे होती हैं जो किन्हीं अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, जो बिल्कुल फ्री होती हैं, जिनका कोई सूत्र नहीं होता, जो किन्हीं अन्य राशियों पर निर्भर ना करें, उनको कहते हैं मौलिक राशियां। चाहे आप मूल राशियां बोलो, चाहे उन्हें मौलिक राशियां बोलो, दोनों का मतलब क्या है? सेम है। तो वे राशियां जो किन्हीं अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, जिनका किन्हीं अन्य राशियों से कोई लेना देना, तो उन्हें क्या कहते हैं? मूल राशियां। और ध्यान दो, मूल राशियों की संख्या 7 है। मूल राशियां कितनी है? मूल राशियों की संख्या 7 है। 7 मूल राशियां, जिसमें एक होता है लंबाई। क्या होता है? लंबाई। दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब मास अंग्रेजी में, और समय, और इसके बाद ताप, इसके बाद वैद्युत धारा, इसके बाद ज्योति तीव्रता, और इसके बाद पदार्थ की मात्रा। ये कितनी मूल राशियां कितनी है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूल राशियां हैं। मतलब लंबाई का कोई सूत्र नहीं है। लंबाई का कोई सूत्र है, द्रव्यमान का कोई सूत्र है, समय का कोई सूत्र है। ये किन्हीं अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, बिल्कुल स्वतंत्र होती। ये राशियां बिल्कुल क्या होती हैं? जो राशियां बिल्कुल स्वतंत्र हो, किन्हीं अन्य राशियों पर निर्भर, उन राशियों को हम लोग क्या कहते हैं? उनको मूल राशियां कहते हैं। मूल राशियों की संख्या कितनी है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की। और इन 7 मूल राशियों के अलावा 2 राशियां पूरक हैं। एक का नाम समतल कोण है और एक का नाम घन कोण। समतल कोण, और समझे बात नहीं, प्लेन एंगल होता है और सॉलिड एंगल होता है। एक का नाम समतल कोण है, दूसरे का नाम क्या है? घन कोण को ठोस कोण भी कहते हैं। चाहे आप घन कोण बोलो, चाहे उसी को ठोस कोण बोलो, बात एक ही है। अब 7 तो मूल राशियां हो गई और 2 पूरक राशियां हो गई। 7 और 2 9, कितनी हो गई? तो इन 9 राशियों को छोड़कर बाकी जितनी राशियां होंगी सबको क्या कहेंगे? व्युत्पन्न। क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न मतलब जो उत्पन्न होती हैं, जो मूल राशियों से, वे राशियां जो मूल राशियों से क्या होती हैं, उनको कैसी राशियां कहते हैं? वे राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं उनको व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। क्या बोलते हैं? जो राशियां किन्हीं अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती उनको मूल राशियां कहते हैं। मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7 है। 7 मूल राशियों के अलावा 2 कैसी राशियां? पूरक, समतल कोण, और वे राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं? जैसे देखो क्षेत्रफल, क्या नाम लिया जाए? तो वो जो 7 और 2 9, जो 9 आप लोगों ने नोट कर रखा है, उन 9 में से कहीं पर यह है, जो 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां, उन 9 में से कहीं पर तो ये पाई नहीं जा रही। इसलिए क्षेत्रफल को हम लोग ना तो मूल राशि बोलेंगे, ना तो पूरक राशि बोलेंगे। तो कैसी राशि होगी? व्युत्पन्न। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या सूत्र है क्षेत्रफल का? लंबाई मूल राशि है और चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है। ये लंबाई है मूल राशि, और जो चौड़ाई होती है, चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या होती है? ये भी लंबाई है, ये भी मूल राशि है, ये भी मूल राशि है। बताओ, मूल राशियों के गुणनफल से क्षेत्रफल प्राप्त हुआ कि नहीं? तो मूल राशियों से उत्पन्न हुआ है, और जब ये मूल राशियों से उत्पन्न हुआ तो इसका मतलब एक कैसी राशि बन गई? व्युत्पन्न। कैसी भाई? लंबाई मूल राशि है और चौड़ाई भी एक प्रकार की मूल राशि है। लंबाई मूल राशि है और चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई, ये भी मूल राशि है। तो इन दोनों मूल राशियों के गुणनफल से क्या प्राप्त हुआ है? इसको कैसी राशि कहेंगे? व्युत्पन्न। कैसी राशि? ये तो मूल राशियां हैं। अब मूल राशियों से उत्पन्न हुआ है कौन? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को कैसी राशि बोलोगे? व्युत्पन्न बोल दोगे। अब जैसे
आयतन की बात करें, किसकी बात करें? जो 7 आप लोगों ने याद रखा है, जो 2 आप लोगों ने याद रखा है, यानी जो 9 याद रखा है, उन 9 में से कहीं पर ये नहीं है, उन 9 में से कहीं नहीं, तो सीधे सीधे कैसी राशि है? और वैसे भी आयतन को लिख सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये भी मूल राशि, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई, ये भी मूल राशि, और ऊंचाई भी एक प्रकार की लंबाई, ये भी क्या? तो मूल राशियों के गुणनफल से उत्पन्न हुआ क्या, इसलिए इसको कहेंगे व्युत्पन्न है। क्या बोलेंगे? मूल राशियों से जो उत्पन्न हो उनको क्या बोलते हैं? वे राशियां जो मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो 9 याद रखा, जैसे मान लो चाल है, क्या चीज है? चाल है, वेग है, त्वरण है, बल है, संवेग है, आवेग है, शक्ति है, कार्य है, ऊर्जा है ना, उष्मा है, तो ये सब राशियां उन 9 में से कहीं नहीं है, उन 9 में से, इसलिए इन सभी राशियों को हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशियां कहेंगे। तो जिन राशियों की अगर बात करें, अगर उनका अपना सूत्र हो, जैसे चाल है तो चाल का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग का अपना सूत्र होता है वेग बराबर विस्थापन बटा समय, बल का अपना सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, तो सूत्र होता है। जिन राशियों का अपना सूत्र होता है, ध्यान दो, जिन राशियों का अपना क्या होता है, तो उन राशियों को हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। सूत्र होने का मतलब उनके सूत्रों में, जिन राशियों के सूत्रों की बात कर रहे हैं उनमें मौलिक राशि आती है। कौन सी राशि आती है? मूल राशि आती है। इसका मतलब यह है जो राशियां मूल राशियों से उत्पन्न होंगी उनको क्या कहेंगे? उनको व्युत्पन्न राशियां कहेंगे। अब एक बात और समझना, मात्रक, मात्रक या इसी को कहते हैं इकाई मात्रक इकाई, और इसको बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं? मात्रक इकाई, या उसी को क्या बोलते हैं? यूनिट। जैसे मान लो ये कोई वस्तु है और कोई ये पूछ ले इस वस्तु का द्रव्यमान बताइए, इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, तो अगर किसी ने कहा कि 100 है क्या बता दिया जाए? किसी ने जवाब दिया 100 है और किसी दूसरे व्यक्ति ने जवाब दिया 100 किलोग्राम है, तो जिसने 100 किलोग्राम बताया वो बिल्कुल सही जवाब दिया, और केवल 100 कहना अर्थहीन है। केवल 100 बोलना क्या है, लेकिन 100 किलोग्राम बोलना क्या है? अर्थपूर्ण है। ये जो 100 के साथ किलोग्राम बोला गया, 100 के साथ क्या बोला गया, ये जो किलोग्राम है वो मात्रक है। इसका मतलब द्रव्यमान को किसमें मापा गया है? किलोग्राम में। ऐसे लंबाई अगर मान लो किसी ने कहा 5 है तो गलत है, लेकिन अगर कहते हैं 5 मीटर है, ये सही है। ये जो नंबर के साथ जो यहाँ पर लिखा होता है उसको मात्रक या इकाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? किसी भौतिक राशि का मात्रक, किसी भौतिक राशि का मात्रक या इकाई वह मानक होता है, एक मानक है, एक स्टैंडर्ड होता है जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है। जैसे लंबाई है उसको मीटर में मापते हैं, ये मानक है, ये स्टैंडर्ड है कि लंबाई को हम लोग मीटर में ही मापेंगे। ताप है उसको केल्विन में ही मापेंगे, द्रव्यमान है उसको किलोग्राम में मापेंगे, समय है उसको सेकंड में मापेंगे। तो किसी भौतिक राशि का मात्रक, किसी भौतिक राशि का वह मानक है जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है। जिस मानक में, एक मानक होता है स्टैंडर्ड है कि भाई किलोग्राम में माप रहे हैं, सेकंड में माप रहे हैं, केल्विन में माप रहे हैं, है ना, और एम्पियर में माप रहे हैं, तो किसी भौतिक राशि का मात्रक एक प्रकार का मानक है, एक स्टैंडर्ड होता है। मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड होता है, एक मानक है जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है, जिसमें वह भौतिक राशि किसी भौतिक राशि का मात्रक वह मानक है जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है। समझे बात कि नहीं? जिस मानक में भौतिक राशि को मापोगे उसे मात्रक या इकाई बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? चाहे मात्रक बोलो चाहे इसी को इकाई बोलो, अंग्रेजी में यूनिट कहते हैं। अब जैसे राशियां 3 प्रकार थी, राशियां कितने प्रकार की थी, तो मात्रक भी कितने प्रकार के होंगे? मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहेंगे, मूल राशियों के मात्रकों को क्या कहेंगे, और पूरक राशियों के मात्रकों को क्या कहेंगे? पूरक मात्रक। व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे, मूल राशियों के मात्रकों को क्या कहेंगे, और जो पूरक राशियां हैं उनके मात्रक को पूरक मात्रक, जो व्युत्पन्न राशियां होंगी उनके मात्रक को। क्लियर हुआ? अब जैसे लंबाई मूल राशि है, इसका मात्रक होता मीटर, इसका मानक है मीटर। द्रव्यमान का मानक है किलोग्राम, द्रव्यमान का मानक क्या है? किलोग्राम। समय का मानक है सेकेंड, समय का मानक है, ताप का मानक है केल्विन, ताप का मानक क्या है, और धारा विद्युत धारा, धारा का मानक है क्या? एम्पियर, धारा का एम्पियर, और ज्योति तीव्रता कैंडिला, ज्योति तीव्रता का क्या होगा, और पदार्थ की मात्रा मोल। इसका मतलब ये मानक है, ये जो है सब क्या है? किसी भौतिक राशि का मात्रक एक प्रकार का मानक है जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है। दो जो है यहाँ पर हमने पूरक राशियां बताया। समतल कोण, समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। और जो घन कोण है, जो घन कोण है, और रेडियन किसका मात्रक है? रेडियन। समतल कोण, सीएसए में मेला लग रहा, पता होगा सबको, ठीक है, कल से शुरू हो रहा। कब से? मंडे को देखो, एक पीरियड यहाँ ऑफ करा के एक पीरियड के लिए चले जाना, फिर वापस आ जाना, मेला देखा ना। कौन स्कूल? अरे स्कूल है, कोचिंग से जाओ, है ना। हम तो, हमारा तो वहाँ भाई है? हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलेंगे। वहां पर अपना कोचिंग का अंदर अस्तित्व है भाई, वहां पर 15,000 रुपये भी कल दिया जाके, ऐसा थोड़ा है। वहाँ जो है 15-15,000 रुपये लग रहा है सबका, वहां अपना बाकायदा सब लगा होगा, सारी बीच की दुकानें लगी होंगी, तिवारी एग्रीकल्चर भी लगा होगा, वहां पर लगा है। अभी रात में सब सज जाएगा, वहाँ बोर्ड बैनर सब अंदर लग जाएगा, है ना। तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं, जो है वहाँ 1-2 लोग रहेंगे भी परमानेंट 3 दिन मेले में। अभी मेला बांधा में लगने वाला है, बांधा भी वहां भी लगवाएंगे, और सभी लोग टी शर्ट पहन के ही कल आएंगे। कल नहीं जाना, परसों मंडे को, सोमवार को। कल कुछ नहीं होगा, कल तो अभी कुछ वहां हो ही नहीं रहा, अभी तो टेंट फेंट अपना सब सज रहा। अभी कल तक लोग आएंगे,
अपनी दुकानें सजाएंगे, है ना, जो वैरायटी वैरायटी नई नई प्रजातियां विकसित हुई हैं, सब अब कल लोग आएंगे 11-12 बजे के बाद, फिर जो है उद्घाटन होगा, कृषि मंत्री आएंगे, पता नहीं कब आवे, मेन परसों चलेगा, समझिए ना, परसों 4 बजे के बाद, पहले जाने से कोई फायदा नहीं। देखिए अपना जो वहां पर लग रहा है स्टॉल, वो कैरियर काउंसलिंग के लिए, कृषि के क्षेत्र में कैरियर बनाने की अपार संभावना है, इस पे चलेगा, समझिए ना। वही सब जो लोग आएंगे, वही सब की बार भीड़ होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि कई वर्षों से मेला लगा नहीं, 3-4 साल हो गया, 4 साल हो गया लगभग मेला लगा नहीं। लेकिन मेले में दोनों बातें हैं कि लोग बहुत आ सकते हैं और मेला खाली भी जा सकता है, मेले में कोई भी नहीं आ सकता। उसका कारण ये है, जिस हिसाब से लोग सीएसए वाले कर रहे हैं, फोन तो उठा नहीं रहे किसी का, जब फोन नहीं उठा रहे हैं तो कैसे जानेगा आदमी। और बाधा विश्वविद्यालय का बाकायदा उन्होंने डिजाइनिंग करा करके बुकलेट छपवाया है, बुकलेटें आई और इनका अभी तक वेबसाइट पर शो नहीं हो रहा कि मेला भी लगेगा। ये तो मतलब जैसे हम जान गए, तुम्हें बता दिए, तुम अपने गांव किसी बता दिए, जो सीएसए में पढ़ने वाले बच्चे 3-4 हजार बच्चे हैं उनको पता चल गया, अब वो पूरे प्रदेश के बच्चे यहाँ पर हैं तो बता दिए, इनके माध्यम से प्रचार हो रहा। प्रचार इसका कर नहीं पाए लोग, मेले का। मेले का प्रचार का मतलब यह है कि मेले में कम से कम कुछ नहीं 5-6 हजार किसान आने चाहिए आसपास के, इसलिए लगता है, इसलिए विश्वविद्यालय होता है अलग अलग क्षेत्र में, समझिए ना। लेकिन अब बताते नहीं, कोई जान ही नहीं पा रहा, ना फोन उठा में, है ना। समस्या तो यही है ना, किसी को कोई मतलब ही नहीं किसी से, यहाँ किसी को किसी से मतलब नहीं, ना स्टूडेंट को मतलब है किसी से, ना टीचर को किसी से मतलब है, कुछ नहीं मतलब। बस ये से इसलिए लड़कों का मन लगता है, इसलिए अच्छा है क्योंकि बच्चे 1 साल कोचिंग करते हैं, तो वो कानपुर में रहते हैं, आपको खुद पता है कि जब कोचिंग 150 बच्चों का एडमिशन होता है तो 50 चले जाते हैं, सिर्फ 100 बचते हैं, 50 का मन लगा नहीं। अब ये जो 100 का मन लगा किसी तरीके से, कैसे कैसे घर छोड़े, वो 1 वर्ष की तपस्या करते हैं कानपुर में। 1 वर्ष की तपस्या कहां करते हैं? ये 100 ऐसे हैं जिनका मन कानपुर में लग चुका है, घर से निकले तो, लेकिन किसी भी प्रकार से इनका 100 बच्चों का कानपुर में मन लगा। अब अगर इनको मेरठ, बांदा, अयोध्या मिल जाता है, आजमगढ़, तो जब ये वहां जाते हैं तो यही 50 वालों की श्रेणी में आ जाते हैं, जो 50 भागने वाले। मन लगता नहीं, बात वो नहीं, पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई जो है सबसे ज्यादा अगर देखा जाए मेरठ और बांदा में होता है, 1 नंबर नहीं, 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है, और अयोध्या 3 नंबर, सीएसए 4 नंबर, ये पढ़ाई का क्राइटेरिया है। यहां पर आपको 7 डेज क्लास 6 दिन मिलती है, ध्यान रखना, यहां 7 दिन प्रोफेसर तैयार रहता है पढ़ाने के लिए, यहां पर 5 दिन क्लासें मिलती हैं, यहां पर 3 दिन मिलती है, समझे। आप जो है ये यहां पर छोड़ेंगे नहीं, ये बांदा कैंपस में जो प्रोफेसर है, तो ये रविवार को भी पकड़ लेते हैं बच्चों को। अब ये कहते हैं कि नए नए प्रोफेसर है, सब पढ़ के गए, अब यहाँ भर्ती हो चुकी है, तो अब ये कहते हैं हम जेआरएफ की तैयारी कराएंगे, कोचिंग टाइप का पढ़ाते हैं, पैसा नहीं लेते, फ्री पढ़ाते हैं, तो ये है। और यहाँ मेरठ में इतने, यहाँ के जो मेन है, ये रविवार को भी दौड़ा मारते हैं, रजिस्ट्रार वगैरह जो रजिस्ट्रार है, रविवार को भी यहाँ पर दौड़ा मारते हैं। अब इस समय जो रजिस्ट्रार बनाए गए वो काफी आजमगढ़ के हैं, रहने वाले काफी बढ़िया है प्रोफेसर, अपने जमाने के माने जाने प्रोफेसर है। तो अब सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस यहाँ पर है, अब यहाँ पर जब तक हो सकता है अगले साल तक हो जाए तो ये सबसे अच्छा ही हो जाएगा। ये जो अभी तुम लोगों का बैच जाएगा, यहाँ पर अगर टीचरों की नियुक्ति हो गई तो सबसे अच्छा यही होगा। 2 बातें, अगर सतयुग से हुआ, अगर सतयुग के आधार पर यहाँ पर टीचरों की वैकेंसी भरी गई, तब तो ये नंबर 1 पोजीशन पे फिर पहुंच जाएगा। 1 नंबर पोजीशन शहर में है, व्यवसाय सब है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो है कलयुग से हुआ, जिनको एबीसीडी आती नहीं उनका पैसे देकर के हो गए, तब तो बस विश्वविद्यालय खत्म है, खेल ही खत्म। अगर ईमानदारी से हुआ यहाँ पर नियुक्ति, जो योग्य है उन्हीं को भेजा जाए, तो इसको इसका तो कोई छू ही नहीं पाएगा। और अब कुछ तो जानते, थोड़ा बहुत 2-4 लोगों को हो ही जाता है, वैसे ईमानदारी से अगर हो गया तो वैसे यहाँ धांधली कम हो रही है सरकार में, थोड़ी कम हो रही है ईमानदारी, पैसा कम थोड़ा चल रहा है, लोग डर रहे हैं, अपनी नौकरी को डर रहे हैं, नौकरी जो है करना पड़ रहा है। अगर 2000 रुपये पर डे का नौकरी का है तो यूपी गवर्नमेंट 3000 रुपये का काम करा रही। जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं, सबसे अगर उनको वेतन मिल रहा है तो वेतन का 2-3 गुना वो रगड़ रहे हैं। 1-1 बजे रात तक काम हो रहा, 24 घंटे की ड्यूटी है अधिकारियों की। जो मान लो 4th क्लास में हो तो मान लो 5 बजे अपने चले आएंगे, लेकिन जो अधिकारी रैंक में है 24 घंटे किसी भी समय फोन आ सकता है। ये ऐसी स्थिति जो है हो चुकी है। जो घूस खा पा रहा तो ज्यादा खा रहा और नहीं कुछ नहीं पा रहा। इसमें जो है 10-20 हजार रुपया डोनेशन नहीं मिल रहा, इसमें जो है लाखों में घूस ले रहे हैं सबसे ज्यादा, ये समझ लो। तो वही स्थिति हमने बता दिया यहाँ पर। अब आखिर में जब काउंसलिंग होती है तो सीएसए ही पहले नंबर पर बच्चे इसलिए भरते हैं कि वो शहर में है और उनकी जिनकी अच्छी रैंक आती है वही सीएसए पाते, सबको तो मिल नहीं जाएगा। और जिनकी अच्छी रैंक आती है वो तैयारी किए होते हैं कानपुर, प्रदेश में कानपुर में ही कोचिंग है, समझिए बात नहीं। और इसलिए सीएसए बच्चा लेता है, और जो यहाँ जाता है वो पहली बात तो रैंकर बच्चे होते हैं। और ये रैंकर बच्चे जो होते हैं इनको ऑलरेडी इतना कोचिंग में पढ़ चुके होते हैं, या इनकी इतना प्रतिभा होती है जो इस रैंक को निकाल रहे हैं, 18,000 बच्चों में जो ला रहे हैं अपनी रैंक, तो वो ऑलरेडी मास्टर होते हैं, वो ऑलरेडी बच्चे ही एक्सपर्ट होते हैं। और जब बच्चे एक्सपर्ट होते हैं तो जब यहाँ सीएसए में जाते हैं तो उनको व्यवस्थाएं सब मिल जाती हैं, किताबें मिल जाती हैं, कापियां सब दुनिया भर की चीजें सब मिल जाती हैं, सब व्यवस्थाएं मौजूद है, तो अपने आप स्वतः कर लेते हैं, वो अपने आप सेल्फ स्टडी कर लेते हैं। पढ़ने वाले सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, उनका काम हो जाता है। मतलब अगर ये वाले बच्चे आधे घंटे पढ़ेंगे और बाधा वाले 5 घंटे पढ़ेंगे बराबर है। बाधा वाले, क्योंकि बाधा वालों का ग्रेड ही लो है, जो बाधा में पहुंच रहा है उसका ग्रेड लो है, और जो सीएसए में पहुंच रहा है वो ग्रेड उसका हाई है, तो जाहिर सी बात आधे घंटा पढ़ता हो जाएगा और इनको 5 घंटा लगाना पड़ेगा। ये स्थिति है विश्वविद्यालय की, समझिए ना। तो वही चीज है, ये सबका अपना अपना सिस्टम है विश्वविद्यालय जो है। लेकिन सीट एक को बची नहीं, सीएसए ध्यान रखना, पढ़ाई भले ना हो। और पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है उसका कारण है कि टीचर नहीं है। जैसे डिपार्टमेंट में अब है तो गेस्ट फैकल्टी रखे गए हैं सब, वो अपना हाजिरी लगाते हैं, क्योंकि उनको पता है हमको जो है 49,999 से ज्यादा मिलना नहीं, उनको पता है कि इससे ज्यादा मिलना नहीं। अब जो डिफाइंड है 1500 रुपया पर लेक्चर मिलेगा एक टीचर को, तो अब एक कक्षा में गया, अगर
एक क्लास ले लिया उसने, एक क्लास ले लिया, तो सपोज दैट 20 दिन क्लास चल रही महीने में, 30,000 रुपए उसका हो गया। कितना हो गया? 30,000 रुपए महीने वेतन मिलेगा। अब अगर वो दिमाग लगाए कि हम जो है 2 लेक्चर ले लें, 3,000 रुपए की कमाई रोज हो जाए टीचर की, 3,000 20 क्लास में मिल के कितना हुआ? तो उसको खलेगा 10,000 मिला नहीं। क्या खलेगा? 10,000 मिला नहीं। और विश्वविद्यालय कराता क्या है? उसने साइन करवाता है 1500 पर लेक्चर दूंगा, अधिकतम सीमा 49 मतलब 50,000 से पार नहीं होना चाहिए। अब 1 कक्षा 2 कक्षा 3 कक्षा 4 क्लास में मास्टर, जिस गेस्ट फैकल्टी को रखा जाता प्राइवेट को, गेस्ट फैकल्टी मतलब प्राइवेट, समझिए बात नहीं। तो जब वो रखेगा 1500 रुपया देगा पूरा 10 बजे से लेके 10 नहीं सुबह 8 बजे से, 8 बजे से लेके शाम को 4:40 तक यूज करेगा। अब वो 4 पीरियड कम से कम देगा कितने, क्योंकि हाँ करवाते ना इतना पढ़ाना पड़ेगा। अब 4 का मतलब हो गया कि कितना हो गया? 6,000, 6,000 एक दिन का, और 6,000 रुपए एक दिन का है। अगर 20 दिन क्लास चल गई तो कितना हुआ? 1,20,000। अब मिला उसको कितना? 85,000 मिला। अब उसको क्या खल जाएगा? 70,000 रुपए हड़प लिया विश्वविद्यालय ने, उसका मन ही नहीं लगेगा, उसका मन नहीं लगेगा। तो 4 पीरियड से कम तो पढ़वाता नहीं, इससे ज्यादा हम लोग कोचिंग में देते हैं पैसा। भाई 4 पीरियड में कितना मिल गया? 1500 मिला। 4 पीरियड का 1500, इसीलिए लोग कोचिंग प्रेफर ज्यादा करते हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ाना पसंद नहीं करते, पैसा नहीं मिलता। यहाँ तो 1 घंटा पढ़ा लेंगे तो निकल जाएगा 30,000, समझिए ना। वहां विश्वविद्यालय में हाजिरी लगाओ सुबह से लेकर शाम तक, वहां दौड़ते रहो, जी सर यस सर करो। अच्छे टीचर तो नहीं जाएंगे प्राइवेट ऐसा पढ़ाने, ना पैसा मिले ना कुछ मिले, तो दुनिया पैसे के ऊपर चलती है, ये भी पता है ना, इसलिए पढ़ाई नहीं होती। अगर ये 1,20,000 देने लगे तो पढ़ाई चमाचम हो जाए। अगर जो है 1,20,000 मिल जाए कौन नहीं पढ़ाएगा? जी जान लगा के पढ़ाएगा। अब जब उस पढ़ाना उसको 1,20,000 का मिलना 50,000 तो फायदा क्या? कहते ना पढ़ाओ, हाजिरी लगाओ, भागो। बच्चे कहते हैं सर आप रहने तो पढ़ाने, बच्चे कहते हैं ऐसा आप रहने दीजिए, तो आएंगे टीचर अपना हाजिरी लगाएंगे, बैठेंगे, एक आध दो शायरी सुनाएंगे, इसको चले जाएंगे। हम तो सब जानते हैं ना क्या हो रहा। अब उसमें जो होशियार है वो अपना काम कर रहे हैं। जैसे मान लो 60 लोग 70 बच्चे हैं, 70 में 10-15 बच्चे होशियार होते हैं, वो अपना पढ़ रहे हैं, उनसे क्या लेना देना। चाहे मास्टर पढ़ाए चाहे ना पढ़ाए, बाकी सब बाहर हो जाते हैं, फिर इसके बाद चले जाएंगे सुल्तानपुर, चले जाएंगे गोंडा, चले जाएंगे वहां कोचिंग डालेंगे, इसके बाद सीएसए का नाम बदनाम करेंगे। यही तो होगा जब यहाँ 4 साल बीएससी में नहीं पढ़ा आप, नहीं तो किसी कंपटीशन को क्वालीफाई नहीं कर पाओगे, इतनी घूमोगे। प्रतिदिन कम से कम 2-3 लोग तो आते हैं पढ़ाने के लिए, 2-3 लड़के आते हैं, कोई कहता है यहाँ से पढ़ के आए, कोई कहता है यहाँ पर पढ़ाना है तो चलो अच्छा बोर्ड पे खड़े हो जाओ। बच्चा नहीं होगा सामने, स्टूडेंट के सामने नहीं, पढ़ाओ, हम देख रहे हैं क्या पढ़ा रहे हो, पढ़ाओ ना, हम बैठे हैं इसे पढ़ाओ। वे लोग कांपने लगते, नहीं पढ़ा पाते, कांपने, ज्ञान नहीं, नॉलेज ही नहीं, नॉलेज ही नहीं। और जब नॉलेज ही नहीं 4 साल अपना समय निकाल के बर्बाद करके चले आए। वही इसलिए सीएसए में बच्चे जाते हैं तो कुछ बच्चे तो बन जाते हैं और कुछ बच्चे बिगड़ जाते हैं, लेकिन बाधा में जो जाते हैं तो उनको पढ़ना नहीं पड़ता, बैक बहुत लग जाती है। जब बैक लगती है तो जाहिर सी बात पढ़ेगा, समझिए ना। ये है तो अब मेले की कंडीशन देखो, हम बताएंगे कल, फिर उसी हिसाब से मंडे को क्लियर होगा। तो अब देखिए यहाँ पर मात्रक का मतलब एक मानक, मात्रक का मतलब मानक है, जिसमें कोई भौतिक राशि मापी जाती है, उसी मानक का नाम क्या है? मात्रक। मात्रक भी 3 प्रकार का होगा, एक मूल मात्रक, एक पूरक मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक। मूल राशियों के मात्रकों को क्या कहेंगे? मूल मात्रक कहेंगे। पूरक राशियों के मात्रकों को क्या कहेंगे? 7 मूल राशियां हैं तो मूल मात्रक कितने होंगे? 7। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का। और जो 2 पूरक राशियां कितनी? पूरक राशियां कौन कौन सी? समतल कोण और समतल कोण का मात्रक रेडियन, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। अब जो व्युत्पन्न राशियां जैसे मान लो क्षेत्रफल है, क्या है? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है। ये बताओ कैसी राशि? मूल राशि की, पूरक राशि की, व्युत्पन्न राशि? लंबाई का मात्रक क्या होता है? चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है, ये भी मीटर होगा। लंबाई मीटर, चौड़ाई भी लंबाई मीटर, मीटर गुणे मीटर, मीटर की पावर 2, इसको पढ़ते हैं वर्ग मीटर। क्या पढ़ते हैं? वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। सही तो यह है कि वर्ग मीटर या स्क्वायर मीटर बोलिए, स्क्वायर मीटर, वर्ग मीटर, मीटर की घातों। अब देखिए ये कैसा मात्रक है? मूल मात्रक है, ये पूरक मात्रक है कि व्युत्पन्न मात्रक? ये व्युत्पन्न मात्रक है। इसी तरीके से आयतन, अगर आयतन की बात करें, आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है कि नहीं? लंबाई का मात्रक, चौड़ाई का मात्रक, ऊंचाई का मात्रक, बोलो मीटर की पावर मीटर क्यूब हुआ, इसको घन मीटर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? घन मीटर। इसी प्रकार से घनत्व, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन को घनत्व कहते हैं। द्रव्यमान क्या होगा? और अपान आयतन का क्या होगा? तो किलोग्राम बटा मीटर क्यूब है, बटे को प्रति पढ़ते हैं, बटे को क्या पढ़ते हैं? तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्या पढ़ेंगे? या स्क्वायर से भी लिख सकते हैं, किलोग्राम लिखा रहेंगे तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो मीटर की पावर क्या हो जाएगा? तो किलोग्राम मीटर की पावर -3, किलोग्राम मीटर की पावर -3 का मतलब वही किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसके बाद चाल बताओ, मूल राशि है कि पूरक राशि है या व्युत्पन्न? व्युत्पन्न है ना, उन 9 में से कहीं तो है नहीं। चाल बराबर दूरी बटा, चाल बराबर दूरी बटा, दूरी एक लंबाई है कि नहीं? दूरी अगर लंबाई तो लंबाई का मात्रक, समय का मात्रक, मीटर बटा सेकंड हुआ, मीटर बटा, इसको कहते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। क्या बनेंगे भाई? मीटर लिखा रहे तो ये सेकंड की पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर सेकंड की पावर माइनस, या इसी को पढ़ेंगे मीटर प्रति सेकंड। क्या पढ़ेंगे? इसके बाद बेग, बेग बताओ कैसी राशि? मूल राशि या पूरक राशि? ना मूल राशि ना कौन सी राशि है? बेग बराबर विस्थापन बटा, बेग बराबर विस्थापन बटा, विस्थापन एक लंबाई है, लंबाई का मात्रक, समय का मात्रक, तो मीटर प्रति सेकंड हुआ। ये पावर 1 है कि नहीं? तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर सेकंड की पावर, इसको भी मीटर प्रति सेकंड पढ़ेंगे। तो चाल और वेग दोनों का मात्रक क्या हुआ? मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो अगर आपको सूत्र पता है, अगर किसी भौतिक राशि का सूत्र पता है तो उसका मात्रक आसानी से लिख सकते हो भाई। सूत्र में रखोगे, सूत्र में जहां पर लंबाई है वहां मीटर रखना है, जहां पर द्रव्यमान है वहां किलोग्राम रखना है, जहां पर समय है वहां सेकंड रखना है, जहां ताप है वहां केल्विन रखना है। समझे बात कि नहीं? तो अगर आपको किसी भौतिक राशि का सूत्र मालूम ही हो तो आप उसका मात्रक आसानी से निकाल सकते हो। इसका मतलब मात्रक निकालने के लिए सूत्रों का ज्ञान होना जरूरी है। मात्रक तभी निकाल पाओगे जब क्या पता हो। अब एक चीज समझ लो, जैसे हमने कहा क्षेत्रफल,
क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? अब लंबाई का मात्रक क्या होता है? चौड़ाई का मात्रक, तो मीटर गुणे मीटर क्या होगा? अब केवल मीटर को देखो, घात ना देखो, घात को हटा दो, घात को हटाओ, केवल मीटर देखिए। ये बताओ मीटर मूल मात्रक है कि नहीं? किसका मात्रक है? मीटर, लंबाई का। इधर देखो, मीटर किसका मात्रक है? तो मूल मात्रक है, उसके ऊपर एक घात चढ़ी हुई है, घात चढ़ी है ना, तो इसी घात का नाम विमा है। इसी घात को क्या बोलते हैं? विमा। किसी भौतिक राशि की विमाएं हुए घातें हैं जो मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाई जाती हैं। जो मूल मात्रक जैसे मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, एम्पियर है, समझे बात नहीं, कैंडिला है, मोल है, इनके ऊपर जो घात चढ़ी आपको दिख रहा है, उन्हीं घातों का नाम क्या है? विमा। उन्हीं घातों का नाम क्या है? किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जो मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाई जाती हैं। जैसे यहां पर अगर हम बात करें वेग, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन का लंबाई है तो मीटर, बटा समय है तो क्या होगा? सेकंड। ठीक है, यहां पर सेकंड की पावर 1 है, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर लिखा रहने दो, ये हो जाएगा सेकंड की पावर माइनस, और यहां कोई पावर नहीं लिखा तो क्या समझेंगे? तो देखिए ये मूल मात्रक मीटर है, सेकंड मूल मात्रक है, इसकी जो घात चढ़ी हुई यहां पर 1 और यहां पर -1, जो घात चढ़ी इसी घात का नाम क्या है? विमा। किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जो मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाई जाती है, जो मूल मात्रक के ऊपर चढ़ती हैं। अब जैसे देखो लेंथ, लंबाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो जहां पर लेंथ होगा, मीटर होगा, उसकी जगह एल लिखा जाता। क्या लिखा जाता? द्रव्यमान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मास। द्रव्यमान यानी किलोग्राम की जगह क्या लिखोगे? एम। जहां पर समय होगा, टाइम, तो टाइम की जगह क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा, एम्पियर होता तो उसकी जगह क्या लिखेंगे? ए। तापमान को थीटा या के लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? टेम्परेचर की जगह, ताप की जगह के, कैपिटल के लिखो या थीटा लिखो। तो जो भी यहाँ पर भौतिक राशि को हम लोग क्या करेंगे? मीटर की जगह एल और किलोग्राम की जगह एम, समय की जगह क्या रखेंगे? टी, और तापमान की जगह क्या रखेंगे? थीटा, और विद्युत धारा की जगह क्या लिखेंगे? ए। तो इस प्रकार का एक सूत्र बनेगा, ऐसे बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, द्रव्यमान का, लंबाई का, समय का, ताप का, धारा का, ये सब यहाँ पर लिखने के बाद, और जो पावर यहाँ पर चढ़ी होगी, जो यहाँ पर पावर क्या होगी भाई? कोई ना कोई पावर होती ना, पावर का नाम विमा है। पावर का नाम, ये जो पावर ए बी सी डी ई, ये जो पावर लिखा इसका क्या नाम है? और इस प्रकार का जो शॉर्टकट में जहां पर मास था वहां पर कैपिटल एम लिख दिया शॉर्ट में, जहां पर लेंथ थी लंबाई वहां एल लिख दिया, टाइम की जगह टी लिख दिया, टेम्परेचर की जगह थीटा लिख दिया, इलेक्ट्रिक करंट की जगह ए लिख दिया। तो शॉर्टकट में इस प्रकार का जो फॉर्मूला किसी भौतिक राशि को दर्शाने के लिए दिखाया जा रहा है, किसी भौतिक राशि को बताने के लिए जो शॉर्टकट में इसका फॉर्मूला बताया गया, जिसमें उनकी पावर भी दिख रही है, और ये द्रव्यमान को शॉर्ट में एम लिखा गया, और लंबाई को शॉर्ट में एल लिखा गया, टाइम को शॉर्टकट में टी लिखा गया। ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, इसी फॉर्मूले का नाम विमा सूत्र। क्या बोलते हैं? चाहे विमा सूत्र बोलो, चाहे विमीय सूत्र बोलो, चाहे इसी को आयामी सूत्र बोलो, सबका मतलब क्या होता है? सेम। विमा सूत्र, विमीय सूत्र, आयामी सूत्र, सबका अर्थ क्या है? सेम है। जैसे मान लो अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, अब क्षेत्रफल का आयामी सूत्र लिखना चाहेंगे, तो क्षेत्रफल का क्या होगा? अभी हमने मात्रक बताया था मीटर स्क्वायर, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब मीटर मतलब लंबाई ही तो होता है, तो बड़े ब्रैकेट में एल लिखो, और पावर में क्या लिखा? L2 लिख दो, इसको कहते हैं विमा सूत्र। ये जो L2, देखो एल स्क्वायर लिखा हुआ, लेकिन पढ़ा जाता है इसको L2, लिखा जाता है एल स्क्वायर, लेकिन पढ़ा क्या जाएगा? L2। अब जैसे देखो, ना तो यहाँ पर द्रव्यमान है, ना तो यहाँ टाइम है, ना तो इसमें द्रव्यमान है, ना तो यहाँ पर समय है। जब द्रव्यमान नहीं है तो द्रव्यमान लिख करके उसकी पावर क्या लिख दो, और समय नहीं है तो समय लिख करके क्या लिख दो, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ? जो चीज एब्सेंट हो उसकी पावर क्या लिखना पड़ता है। तो चाहे आपको ऑप्शन में ऐसा दिख जाए, चाहे ऐसा दिख जाए, दोनों ही किसका विमा सूत्र है? क्षेत्रफल का। किसका? अब जैसे आयतन की बात करें, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे, तो इसका व्युत्पन्न मात्रक हमने मीटर क्यों बताया? मीटर मतलब लंबाई होता है कि नहीं? मीटर मतलब क्या होता है? लंबाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एल। मीटर मतलब लंबाई, और पावर में क्या लिखा? तो लिखा है L3, लेकिन पढ़ा जाता है L3। लिखा क्या है? पढ़ा क्या जाएगा? L3। अच्छा, अगर और इसको लिखना चाहे क्या लिख सकते हैं? M0 L3 T0 लिख सकते हैं कि नहीं? ये हम लोग विमा सूत्र निकालना सीख रहे हैं। देखो इस चैप्टर का मतलब तभी समझ पाओगे जब आपको सारे सूत्र बताऊं। आगे के चैप्टर में जो फार्मूले आ रहे हैं, कहीं बल का सूत्र, कहीं वेग का सूत्र, कहीं त्वरण का सूत्र, कहीं संवेग का सूत्र, कहीं बलागुण का सूत्र, कहीं कार्य का सूत्र, कहीं ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा का सूत्र, अगर सूत्र पता होगा तभी आपको पता चल जाएगा। केवल यहाँ से एक आइडिया लेना है कि विमा सूत्र, विमीय सूत्र, आयामी सूत्र निकालते कैसे, समझे बात नहीं? ये चीज है। अब देखो इसके बाद अगर हम घनत्व की बात करें, किसकी बात करें? घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का मतलब क्या होता है? घनत्व का फॉर्मूला है द्रव्यमान बटे में क्या होगा? द्रव्यमान बटे आयतन को घनत्व कहते हैं। द्रव्यमान बटे आयतन को क्या कहते हैं? द्रव्यमान बटे आयतन, मास बटा वॉल्यूम को घनत्व। अभी बताओ द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, या द्रव्यमान का विमा जानते हो? एम होता कि नहीं? शॉर्टकट में मास को एम लिख दें, और आयतन को शॉर्टकट में L3। शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? L3। तो बताओ एम तो लिखा रहेगा, यहाँ पावर 3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -3 होगा कि नहीं? ये घनत्व का क्या हुआ? आयामी सूत्र। ये घनत्व का क्या है? इसको विमा सूत्र कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? आयामी सूत्र कहते हैं। ml-3, ये क्या हो जाएगा? ml-3। इसी प्रकार से चाल, चाल का विमीय सूत्र लिखना है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी एक लंबाई है, दूरी एक लंबाई का क्या होता है? समय टी होगा कि नहीं होगा? समय का टी, और पावर कुछ नहीं तो 1 लिखा है कि नहीं? कुछ नहीं तो क्या लिखा? ऊपर जाएगा तो क्या होगा? Lt-1। ये Lt-1 चाल का विमा सूत्र हो गया कि नहीं? और इसके बाद वेग, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे, विस्थापन भी एक प्रकार की लंबाई है, विस्थापन भी एक प्रकार की क्या है? शॉर्टकट में एल लिख दो, शॉर्टकट में क्या लिखो, और ये समय, समय का क्या होगा? यहाँ पर टी होगा, समय का क्या होगा? और पावर में क्या लिख दें? ऊपर जाएगा तो क्या होगा? विमा सूत्र Lt-, तो चाल का विमा सूत्र वही और वेग का भी विमा सूत्र वही। क्या विमा सूत्र है? Lt-1। चाल और वेग दोनों के विमा सूत्र क्या है? सेम है। क्या है? Lt-1। अब जैसे त्वरण है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय, या त्वरण बराबर वेग बटे समय। त्वरण बराबर क्या होगा? वेग बटा समय। पहले मात्रक देख लेते हैं। देखिए वेग का मात्रक मीटर सेकंड की पावर -1 है कि नहीं? मीटर प्रति सेकंड को क्या लिख सकते हो? मीटर सेकंड की पावर, और ये समय का मात्रक क्या लिखोगे? पावर में क्या है? यहाँ नीचे 1 पावर है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो एक और -1 हो जाएगा कि नहीं?
तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, या ऐसे कह सकते हो सेकंड की पावर -1 नीचे आएगा, 1 सेकंड और हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा मीटर प्रति त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जो पावर में -1 है जब उसको नीचे लाओगे तो सेकंड की पावर +1 हो जाएगा, और सेकंड इंटू सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ms-2 क्या हो जाएगा, ये ms-2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, देखो इसमें दिक्कत कुछ नहीं है, बस ये है कि सूत्र पता होना चाहिए, और नीचे का ऊपर ले जाना, ऊपर का नीचे लाना। अब अगर ऊपर प्लस पावर है नीचे लाओगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस पावर नीचे है ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्लस, ऐसा होता है। मतलब ये होता है a की पावर n बराबर a बटा a की पावर -n, और अगर ऐसे कहते हैं 1 बटा a की पावर n लिख दे तो बराबर ऊपर जाएगा तो क्या होगा -n, यही तो पढ़े हो। तो यहाँ पर त्वरण का जो मात्रक है ये सेकंड की पावर -1 ऊपर है तो नीचे जाएगा सेकंड होगा, और सेकंड गुणा सेकंड क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो प्रति में होता है उसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस पावर हो जाएगा, ध्यान रखना। यहाँ मीटर मतलब l, मीटर मतलब लंबाई, और सेकंड मतलब समय, पावर क्या होगा, तो LT-2 त्वरण का बीमा सूत्र है। त्वरण का क्या है, बीमा सूत्र। इसी तरीके से बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे, वैसे बल के दो सूत्र हैं, एक है बराबर m है और एक सुना होगा बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है, संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल, या द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल। अब इसका देखो मात्रक लिखना है, द्रव्यमान का क्या होगा किलोग्राम, त्वरण का क्या होगा मीटर प्रति सेकंड किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, बल का SI मात्रक क्या होता है, जिसको किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कहेंगे, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसे न्यूटन कहते हैं। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं, और बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होता है, 1 डाइन में 10 की घात -5 न्यूटन होता है, ये भी याद रखना। अब बीमा सूत्र लिखिए, किलोग्राम को शॉर्टकट में मास m लिखेंगे, लंबाई का मीटर होता है l लिखेंगे, नीचे t स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, तो बल का बीमा सूत्र क्या बन गया, m-L-T-2, बल का बीमा सूत्र क्या बना, m-L-T-2। क्लियर है सभी को। अब इसके बाद जो है जैसे हम ये कह रहे हैं कि कार्य किसकी बात करें, तो कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, और कार्य का सूत्र गणितीय सूत्र भी पढ़ चुके, W बराबर f cos थीटा, W बराबर कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में, बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मात्रक मीटर, और न्यूटन मीटर को कहते हैं जूल, न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं, या बल का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुणे विस्थापन का क्या होगा, यहाँ पर मीटर, विस्थापन का क्या होगा मीटर, तो मीटर इंटू मीटर क्या होगा, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आया। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे, तो यहाँ से न्यूटन मीटर, उसी न्यूटन मीटर को क्या कहेंगे जूल, और अगर बल का मात्रक रखे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और गुणे विस्थापन का मीटर, तो मीटर इंटू मीटर कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। बीमा सूत्र देखो लिखते हैं, किलोग्राम को मास शॉर्टकट में m, मीटर मतलब लंबाई l, पावर 2 है, नीचे t स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, m-L-2T-2 हो जाएगा कि नहीं, m-L-2T-2। कोई समस्या किसी को। अब इसके बाद जैसे मान लो संवेग, संवेग भी पढ़ा चुके हैं, संवेग न्यूटन सलाह में पढ़ाया संवेग। देखो बल एक द्रव्यमान, और पहली बात संवेग का मतलब क्या होता है, गति की मात्रा। संवेग का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, p बराबर बोलो mv होगा कि नहीं, p बराबर। अब देखो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा किलोग्राम, वेग का मात्रक क्या होगा मीटर प्रति, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होगा, और इसे ही न्यूटन सेकंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड को क्या कहते हैं। अब यहाँ बीमा लिखना है, द्रव्यमान का शॉर्टकट में क्या लिखोगे, वेग का शॉर्टकट में क्या लिखोगे, L-T-1। तो संवेग का बीमा सूत्र क्या हुआ, m-L-T-1। अब इसी तरीके से आवेग, आवेग मतलब इंपल्स, तो आवेग बराबर होता बल गुणे समय अंतराल, आवेग बराबर क्या होता बल गुणे समय अंतराल, यानी बल को समय से गुणा करोगे तो आवेग आएगा। तो बल का मात्रक बोलो क्या हुआ, समय का मात्रक क्या हुआ, तो न्यूटन सेकंड हुआ, और न्यूटन सेकंड को ही क्या कहते हैं किलोग्राम मीटर प्रति, तो जो बीमा सूत्र उसका वही बीमा सूत्र लिख करके देख लो। जैसे न्यूटन का बीमा सूत्र बल वाला जानते हैं, m-L-T-2 इनटू सेकंड का बीमा सूत्र क्या होगा t, यहाँ -2 पावर है t का, यहाँ पर 1 पावर है, -2 + 1 कितना पावर बचेगा -1, तो m-L-T-1। तो आवेग और संवेग दोनों के बीमा सूत्र क्या होते हैं समान, आवेग और संवेग दोनों के बीमा सूत्र। हमने बल आघूर्ण भी पढ़ा रखा है, बल आघूर्ण किसे कहते हैं, टर्निंग टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी फिक्स्ड पॉइंट, बताया कि नहीं। बल तथा बल की क्रिया रेखा से निश्चित बिंदु की लंबवत दूरी होती है कि नहीं, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण में भी बल गुणे दूरी आता है, बल गुणे दूरी, बल का मात्रक क्या न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर हुआ कि नहीं। तो अब इस न्यूटन मीटर को जूल नहीं कहेंगे, इस न्यूटन मीटर को जूल। अब इसका बीमा सूत्र न्यूटन का क्या होगा, m-L-T-2 होगा, न्यूटन मतलब बल, बल का बीमा सूत्र क्या होगा m-L-T-2, मीटर का क्या होगा l, l गुणे l, l की पावर 2 जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा m-L-2T-, ये किसका बीमा सूत्र है, m-L-2T-2 बल आघूर्ण का। किसका है, देखो बल आघूर्ण बराबर बल गुणे दूरी, अगर आपको याद है, और बल का बीमा सूत्र आपको याद है, बल का बीमा सूत्र काहे सो रहे हो, ऐसा क्यों हुई, बल कैसी हुई, काहे ना क्या आयो हैं, कितने बजे, 4 बजे सुबह स्कूल गए थे क्या, कब 4 बजे नहा लियो हैं, कितने बजे नहाए थे, ये तो 3 दिन से नहाया नहीं, 2 बार, और तुम 2 बार गलत हो गया, 2 बार काहे नहा लियो, तभी नींद आ रही, उल्टा काम कर रहे हो। ठीक है, तो अब देखो ये काम तुम्हारा है, जितने सूत्र हैं भाई पहले देखो, सूत्र आपको देखना होगा, सूत्र में वही रखना है, बीमा सूत्र निकल जाएगा, उसी सूत्र से मात्रक निकल जाएगा। अब ये काम आपका है, अब कल इसको पढ़ाएंगे, कल टेस्ट भी होगा, क्लास भी होगी, कल 3 क्लासें होंगी, ध्यान देना। जो मेन सब्जेक्ट है पहले उनकी क्लासें रिवाइज होंगी सैटरडे संडे। देखो फिजिक्स की होगी और केमिस्ट्री नहीं होगी, फिजिक्स होगी, बायो होगी और मैथ होगी। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ाना शुरू करेंगे, 2-3 दिन में पढ़ाना शुरू कर देंगे वाला, ये तो हम इसे शुरू से पढ़ाएंगे, ये तो हम खुद ही शुरू से पढ़ाएंगे, इसमें कोई बात नहीं है। यहाँ फिजिक्स बायो मैथ ये जो है जो आप पढ़ रहे हो मास्टर पढ़ा रहे हैं, अब हम उसको शुरू से पढ़ाएंगे, समझिए बात, चीज को नोट्स बना होना चाहिए, तो ये जो है अलग से हो जाएगा। तो फिजिक्स बायो मैथ जिनका छूटा ये कवर हो जाएगा, कल सुबह आपको आना है 8:20 पे,
कितने बजे? क्योंकि देर तक रुकना है, इसलिए अपना भोजन पानी लेके आना, क्योंकि बीच में खाना पीना खाने का समय नहीं मिलेगा, गेट बंद रहेगा है। अब ये मान चलो कि 3 घंटा तो यही मान लो, 2 घंटा टेस्ट मान लो, 1 घंटा डिस्कशन मान लो, उतना ही होगा जितना तुम यहाँ रहते हो। जैसे 2 से लेकर 8 तक रहते हो, लगभग इतना ही समय लगेगा, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। बस दिक्कत क्या आएगी, अगर जो खा के नहीं आएगा तो वो पागल हो जाएगा, उसके लिए एक एक क्षण बिताना कठिन हो जाएगा। इसलिए सारे 8:20 से बुला रहे हैं। हाँ तो उससे कहो रविवार को हमको पढ़ना भी है, एक दिन आप भी मेरे लिए काम कर सकते हो, हमारे पिताजी खून पसीने की कमाई दे रहे हैं, एक दिन आप सुबह जग जाओ और 8 बजे खाना दे दो। नहीं देता है तो तमाम यहाँ पर ऐसे हैं जो जो पढ़ाई नहीं करवाएगा, दूसरे का बच्चा नहीं चला जाएगा, आता नहीं है आ रहा, जो अगर भाई हम नहीं पढ़ाएंगे तो नहीं भाग जाएगा बच्चा। ये क्या वही होता नहीं, गांव में कहते हैं बादे बनिया बाजार नहीं लगता, ये बात करके नहीं होता, ये जो है वही है कि अगर आप अच्छा करोगे, अरे वो नहीं दे रहा दूसरा खाना देगा, दूसरा नहीं दे रहा तीसरा देगा, खाने की कमी है। जब सबको आपको पैसा देना है, सभी एक ही श्रेणी के हैं, 2200 2000, भाई 2500 वाला खाना दे तो सही है, जो खाने का कहते 2500 समझ जाना क्वालिटी दे रहा होगा, जो कहते 2000 दे रहे हैं 2200 समझ जाना ले तो लेते हो, लेकिन खेल उसी में है, दिल्ली से तेल निकालेगा और तुरंत है जो है तुम लोग बदल देते हो टिफिन वाले को। अगर 2200 में कोई दे रहा तब तक कोई काम 2000 दे रहे हैं और कोई 1800 में, तो समझ जाओ कि आप जो है आटा घोल के दाल में मिला रहा है। हमने तो अपनी आंखों देखा है, अपनी आंखों देखा क्या खिलाते हैं लोग, पकड़ा है क्रेश कोर्स में। दाल 2200 में दाल कोई हो सकती है, 2200 में भोजन मिल सकता है 2000 में, असंभव, खाना नहीं मिल सकता। इसलिए ध्यान रखो, खाना स्वयं बनाओ, खाना स्वयं बनाओ अगर बहुत दिन तक जीना है तो, समझे बात कि नहीं? अगर खुद बनाओगे खाओगे तो ज्यादा सही रहेगा। बाकी जो है 1-2 लोग देते भी अच्छा है, लेकिन अगर हम उनको दिलवा दे 2 4 10 20 50 लड़के तो वो भी वही करने लगेंगे। हमने देखा जो गरीब है ना वो गरीब ही बना रहता है और जो अमीर है वो अमीर होता चला जाता है। 1-2 जब मैं कब से देखा, जब मैं अकेला रहता था, मैं टिफिन मंगाता था तो उनके घर में दादा एक है, वो अपने घर में खाना बनाते हुए वो लोग भी खाते हैं, 10-5 बच्चे अपना उनके पकड़े होंगे, इतना अच्छा भोजन घर का कि कोई अशुद्धि नहीं, और बेचारे आज भी 8-10 टिफिन पकड़े हैं, 8-10 अभी भी वो खिला रहे हैं। उसका कारण ये है कि जो जान जाता दूसरे को बताता नहीं, जो जान जाता दूसरे को बताता नहीं। जैसे YouTube चैनल पर जो बच्चा कक्षा 11 का जुड़ जाता है तो अपने स्कूल में किसी को बताता नहीं हम कहां से पढ़ रहे हैं। अगर वो तिवारी एग्रीकल्चर का चैनल पा के ना जाने कितने बार बोलता हूं शेयर करो, ग्रुप बनाओ, कौन शेयर करता है? शेयर करते वो नहीं पढ़ लेगा, नहीं समझे बात। और वो चीज ज्यादा शेयर होंगी जो फालतू का, कहीं एक्सीडेंट हो गया हो, कोई क्लिप आ जाए ना जाने धड़ा धड़ धड़ा धड़ कितने लोगों को ट्रांसफर हो जाएगा, है ना, कितने लोगों को ट्रांसफर। एक बार तो एयरफोर्स बेस में जो है एक लड़के ने बदतमीजी किया था, जूता चला दिया था, है ना, और वो वीडियो बड़ी वायरल हो गई पूरे प्रदेश में, दूसरे स्टेट में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और वो न जाने कहां तक चला गया। अचानक 1 घंटे के अंदर एग्रीकल्चर वाले चैनल पे 700 बच्चे बढ़ गए, 700 बच्चे जो है अचानक सब्सक्राइबर बढ़ गए। हमने कहा बढ़ते तो 10-5 है, ये 700 कहां से बढ़ गए? तब पता चला वही वीडियो वायरल हो गया, वीडियो वायरल हो गया। तो ऐसी चीज जो है लोग हर जगह फैला देते हैं, समझिए ना। और जो पढ़ाई की बात होती है उसको शेयर बहुत कम करते हैं, लेकिन पढ़ाई की बात अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करने से ये बच्चे नहीं समझते हैं, अगर जितने ज्यादा बच्चे बैठेंगे उतनी अच्छी पढ़ाई होगी। और विश्वास करो, अगर खाली एक दिन 3 लोग आओ और 3 लोगों को देख लो कितना अच्छा पढ़ा देगा कोई। जितने ज्यादा विद्यार्थी लाइव जुड़ेंगे उतना अच्छा होगा। मास्टर के लिए केवल मास्टर चाहता क्या आपसे, आप लाइव जुड़ो, फायदा किसका है? तुम्हारा है। मास्टर को बस इतना होगा कि भाई हम लोग देखेंगे हाँ हमारे क्लास में इतने बच्चे लाइव थे, और कुछ नहीं मिलता। लाइव जरूर जुड़ा करो, भले 10-15-20 मिनट देख लिया करो ना, बाद में देखो, लेकिन लाइव जरूर देखो। कोई भी क्लास लाइव हो एक बार लाइव करके जो है जरूर बैठा, ठीक है। हेलो हेलो, बैठ जाइए, सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, ठीक है। चलिए शुरू करें क्या क्लास को? अरे भाई क्लास को शुरू करें। अच्छा ठीक हो, पहला दिन है। कितने लोग हैं जिनका एपी छूटा हुआ है? हाथ उठाएं। अरे बाप रे, हाथ नीचे करो। चलो, जीपी, एचपी, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध चैप्टर, कोणों का योग, चलो बस चलिए, मतलब त्रिकोणमिति का भी एक चैप्टर तक, सिर्फ एक चैप्टर तक, एपी जीपी एचपी और त्रिकोणमिति का एक चैप्टर। चतुर्थांश, चतुर्थांश त्रिकोणमिति में चतुर्थांश जो टॉपिक था हम समझ गए, मतलब चतुर्थांश तक लगभग लगभग, उसके बाद कोई नहीं। ऊंचाई दूरी लगभग हो गया है, पिक्का तो उठाते रहे, जिंदगी में पढ़ाते रहेंगे हैं। आए तुम लेट, इतना ही है कि जो शुरुआत वाला भाई एक बार रिवाइज कर देंगे, जिनका छूटा है उनका कवर हो जाएगा, और जिनका कवर हो गया उनका रिवाइज हो जाएगा, उनका स्कोर और अच्छा हो जाएगा। क्योंकि तुम लोगों को भी काफी वक्त हो गया, तो यही लाभ होता है, जो पहले आता है उसको ये लाभ जरूर मिलता है, हर साल यही होता है, ये साल कोई नई नहीं है, हर साल यही होता है कि जो पहले आता है उनको कम से कम एक बार और रिवीजन मिल जाता है, और फिर वही होता है स्कोर स्वाभाविक है उनका ज्यादा हो जाएगा। तो जिनका छूटा है उनके ऊपर ये प्रश्न उठता है कि आप 2-4 बार रिवाइज कर लें, नहीं तो टेस्ट में इनको पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि एक बार और सुनेंगे लोग। तो चलिए, बहुत लोग छूटा हुआ है, सैटरडे और संडे कुछ ऐसे 2-4 ले लेते हैं जिसमें पहले कवर करा दें कम से कम, जिससे नंबर में समानता हो जाए। जिनका हो चुका है वो रफ कॉपी पे लिख लें, अपना लिखना तो पड़ेगा ही, लिखने से बहुत कुछ होता है।
और जिनका नहीं हुआ वो पेपर पे अपना बढ़िया काम करें। सभी लोग डालिए अनुक्रम व श्रेणियां। सभी बच्चे चैप्टर का नाम अनुक्रम व श्रेणी। बिल्कुल बात बंद। अनुक्रम व श्रेणी। अब सुनिए, सबसे पहला नाम क्या है? अनुक्रम। क्या नाम है? अनुक्रम। तो पहला प्रश्न उठता है कि सर जी अनुक्रम क्या होता है? क्या प्रश्न उठा बच्चों? अनुक्रम क्या होता है? उदाहरण के तौर पर मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए एक उदाहरण है 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, इसके बाद क्या लिख दे? फिर क्या लिख दे? फिर क्या लिख दे? सही बात है। नंबर 2 मैं आपसे कह रहा हूं उदाहरण के लिए 2 4 6, क्या लिखे? नंबर 3 मैं आपसे कह रहा हूं, सुन लीजिए 3 अपनी मर्जी से 3 7 3 7 10, बताओ 13 14, 10 के बाद क्या लिखे? 10 के बाद 13। हाँ ज्ञानी और करो, जो पढ़ लिया है वो धीरे धीरे बोले, क्योंकि कीड़ा बहुत बुरी तरह काटता है ना होशियारी का, तो धीरे धीरे बोले, और जो नहीं पढ़े वो प्रयास करें, है ना, लेकिन डिस्टर्ब किसी को ना करें। जो पढ़ लिए वो धीरे से बोले, ये नहीं कि बहुत तेजी से कीड़ा काटे। तो 3 7 10 फिर सुन लीजिए, सबसे बड़ी बात क्या है? 1 2 3 4 फिर आपको पता लग गया है कि हर एक पद में क्या जोड़ा जा रहा है? 2 4 6 8, क्या फिर क्या होगा? आपको पता है हर एक पद में क्या जोड़ा जा रहा है? जैसे हमने कहा 3 7 10, अब कुछ ज्ञानी अपने अपने मन से बोले 3 में कितना जोड़े कि 7 आ जाए, और 7 में कितना जोड़े 10 आ जाए। मामला गड़बड़ हो गया। अब क्या गारंटी है कि हम 3 जोड़े कि 4 जोड़े? अब क्या गारंटी है कि हम कितना जोड़े? क्या हमें यहां कोई आइडिया लग रहा है? अगर हम यही कहें यहां से 2 4 8 16, बताइए कितना आएगा? कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, तो तुरंत समझ में आया 16 दूनी। जैसे प्रत्येक पद में किससे गुणा हो रहा है? मेरा आपसे प्रश्न यही है कि अनुक्रम क्या होता है। तो सुन लीजिए, एक ऐसा क्रम जिसमें पदों के मध्य सुन लीजिए, पदों के मध्य एक निश्चित नियम लागू हो। कैसा नियम लागू हो? निश्चित नियम का मतलब होता है कि 1 के बाद क्या आया, 2 के बाद, 3 के बाद, 4 के बाद, 5 के बाद, तो 6 के बाद। सबको पता है 7 आएगा, लेकिन जैसे हमने कहा 3 के बाद 7, 7 के बाद, मामला गड़बड़ हो गया कि 3 जोड़े कि 4 जोड़े? कंफ्यूजन हो गई नहीं हो गई? या ना हो? जैसे हमने कहा 3 7 10 12, अब बताओ कितना आएगा? गधा कहां से जान लिया? कौन तेरा बोल रहा है? 3 7 10 12, कोई गारंटी है क्या आएगा? लेकिन हम कहें 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी, तो कितना आएगा? पूरी दुनिया 64 बोलेगी। लेकिन हम कहें 3 7 10, तो क्या आएगा? सब गड़बड़ है। तो 12 के बाद क्या आएगा? खड़े हो गया महाराज। 12 के बाद क्या आएगा? 13। ये कहां से, कैसे पता है? कौन सा सिद्धांत लगा? बच्चों इसमें प्रत्येक पद में कोई निश्चित नियम लागू, कभी 4 जोड़ा जा रहा, कभी 3 जोड़ा जा रहा, कभी, तो ये कह नहीं सकते कि यहां पर हम क्या जोड़े। मेरी बात समझे? तो पहला प्रश्न ये उठता है अनुक्रम की परिभाषा, क्योंकि अनुक्रम के बिना श्रेणी बनने वाली, मेरी बात समझ पा रहे हो? तो मैं आपसे कहूं कि अनुक्रम क्या होता है, तो आप जवाब देंगे सर ऐसा क्रम जिसमें पदों के मध्य कैसा नियम, और निश्चित नियम का तात्पर्य है कोई समान संख्या जोड़े अथवा घटाते हुए जाए अथवा गुणा करते हुए जाए, लेकिन एक जैसा नियम पूरी श्रेणी में लगता जाए। ऐसे क्रम को क्या कहते हैं? अनुक्रम। तो पहला वाला अनुक्रम है, दूसरा वाला है, तीसरा वाला है, चौथा वाला है। यस या नो? तो ये समझ में आ गया कि एक जैसा नियम यदि प्रत्येक पद में लागू हो जाए तो ऐसे क्रम को क्या कहते हैं? समझ में आया? मतलब ऐसे वैसे नहीं, अनुक्रम का मतलब है, मैं आपसे कहूं अनुक्रम का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में क्या है? पदों के मध्य निश्चित नियम लागू नहीं होता है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, पदों के मध्य निश्चित नियम लागू होता है। आपका आंसर क्या आएगा? पदों के मध्य निश्चित नियम लागू होता है। तुम भाग्यशाली हो, मैं शुरुआत से मिला। क्या बात है, कहां से आए हो? इतना लेट क्यों आए हो? जैसे जुलाई निकला, अगस्त निकला, सितंबर निकला, अक्टूबर भी निकल ही जाता, लेकिन तुम आ गए, तो क्या हुआ इतना लेट क्यों आए? निर्णय लिया, सोचते रहे, समझते रहे, तब है? अच्छा, फिर सोचते रहे 3 महीना। हाँ। है काम, मतलब किस तरह का? खेती बाड़ी का? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, वो तुम बात बता रहे, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अनुक्रम क्या होता है? पदों के मध्य कैसा नियम लागू हो, और दूसरा नाम लिखा हुआ था श्रेणी। क्या नाम लिखा हुआ था? तो बच्चों ध्यान देना, अनुक्रम के जो पद हैं, ध्यान देना बच्चों, पहला A1, तो दूसरा क्या होगा? तीसरा क्या होगा? चौथा क्या होगा? चलते चलते ए नंबर और डॉट डॉट डॉट। समझे? और बच्चों अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? कहां गया हमारा श्रेणी? हमने लिखा नहीं। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी बच्चों? श्रेणी की। तो ध्यान देना, श्रेणी हर कोई दिखने वाली चीज श्रेणी नहीं होती है। आपके सिलेबस में श्रेणी का महत्व बताया गया कि यदि अनुक्रम के पदों को, किसके पदों को? अनुक्रम के पदों को जोड़ दिया जाए तब प्राप्त विस्तार क्या कहलाता है? ये 2 बातें समझ में आई? किसके पदों को जोड़ने से श्रेणियां प्राप्त होती हैं? बोलना पड़ेगा, किसके पदों को जोड़ने से श्रेणियां प्राप्त होती हैं? और अनुक्रम क्या होता है? पदों के मध्य निश्चित नियम। कैसा नियम? और निश्चित नियम का अर्थ क्या होता है? सभी पदों में कोई समान संख्या जोड़ दे अथवा घटा दे अथवा गुणा कर दे अथवा भाग कर दे, लेकिन एक जैसा नियम ही लागू। 3 6 12, 3 6 12, बताओ क्या आएगा? सही बात है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 दूनी, समझे? 4 8 13, अगला नंबर बताओ। मजाक के मूड ना हो, सीरियस हो जाओ, जिंदगी बहुत बुरी तरह गिराती है।
तो 3 4 4 के बाद 8 और 8 के बाद हमने बोल दिया 4 8 12 15 के बाद क्या आएगा? कहना मुझे नहीं पता है, कहना मुझे, आप मुझे अनुक्रम पढ़ाइए। क्या पढ़ाइए? अनुक्रम जब मैं पढ़ाऊंगा तो 4 8 12 16 के बाद 20 4 4 दूनी, ठीक है, गलत तो नहीं हो गया है ना? गलत हो गया, चलिए तो यहां तक सही है। अनुक्रम के पदों को जोड़ने से क्या प्राप्त होती है? और आपके सिलेबस में कितनी श्रेणियां हैं? नंबर 1 बच्चों बोलते हैं समांतर श्रेणी, नंबर 2 गुणोत्तर श्रेणी, नंबर 3 हरात्मक श्रेणी। यस या नो? और उसी में नंबर 1 आ जाता है बच्चों, ध्यान देना, समांतर समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को बोला जाता है एपी, और एपी का मतलब है आंध्र प्रदेश, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है? अर्थमेटिक। तो आप बताइए हम कौन सी श्रेणी पढ़ने जा रहे हैं? समांतर का संधि विच्छेद करें तो समान धन अंतर, और ये अंतर कहां होगा? मंगल ग्रह पर, पदों के मध्य। अगर हमने आपसे कहा A1 A2 A3 A4, और बच्चों हमने आपसे कहा किसमें है? अगर ये AP में है तो ये पक्की बात है A2 में से A1 घटा दो और A3 में से A2 घटा दो, बराबर ही आएगा। और उस अंतर को कहा जाता है, क्योंकि अंतर होता है समान, उस अंतर को कहा जाता है सार्वंतर। क्या कहा जाता है? सार्वंतर। और उसको किस सिंबल से दर्शाते हैं? किससे दर्शाते हैं? जैसे उदाहरण के लिए हमने आपसे कहा, बच्चों ध्यान देना, हमने आपसे कहा 2 4 6 8 5 10 15, हमने आपसे कहा 3 6 9 13, नंबर 4 ध्यान देना, इधर से 5 10 15, ध्यान देना, 2 4 6 8 कौन सी श्रेणी है? क्योंकि प्रत्येक पद में कितने का अंतर है? हाँ 5 10 15 कौन सी श्रेणी है? जो पढ़ लिए वो खामोश रहेंगे, जब जो नहीं पढ़े हैं वो नहीं बता पाएंगे तो हम तुमसे जवाब दे लेंगे। समझे कि नहीं समझे? है ना? तब तक कीड़ा जो काट रहा है उसको रोके हो। इतनी अगर होशियार थे तो मैं आ रहा हूं वापस निर्देशांक ज्यामिति पर, और फिर मैं देखता हूं अगली लाइन तुम कैसे बोलोगे। कैसे लो? ठीक है, मैं कहूंगा कि सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, मैं कहूंगा एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर काटे गए अंतःखंड का मान क्या होता है, मैं कहूंगा कि प्रवणता की परिभाषा क्या होती है। खामोशी छा गई, बेहोशी आ गई, तुम कितने होशियार हो हमें सब पता है, शांत रहोगे अब, ठीक है? हाँ हमें पता है, हम जब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे तुम उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने से आना, तुम जवाब नहीं दोगे। हाँ नहीं दे पाई, तुम पता नहीं क्या पढ़ के आए, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन हमने जब पढ़ाया तब टेस्ट में नंबर आया। समझे? क्योंकि तुम जून में यहाँ नहीं थे, तुम जून में मामा क्या थे, नानी क्या थे, मौसी क्या थे, बुआ क्या थे, तो पढ़ाई का महत्व नहीं पता है। अब इस बार जून में कहीं नहीं जाने वाले, होस्ट ठिकाने आ जाएंगे। इस बार जून में यूपी कट लगा होगा, क्या लगा होगा? उसके बाद काउंसलिंग लगी होगी, क्या लगी होगी? उसके कॉलेज लगा होगा, क्या लगा होगा? ना नानी मौसा मौसी सब गए, अब सब गए, इंटर तक होते ही, इंटर बाद कोई नहीं मिलने वाला, और 5 साल बाद समाज का हर एक रिश्तेदार तुमसे दूर हो जाएगा। यदि तुमने नौकरी नहीं पा पाई, यदि तुम सफल नहीं हो पाए, यदि तुम कानपुर की चपेटा पुलिया पे धनिया खरीद रहे हो, तो ध्यान रख लेना, 1 साल इंतजार करता है रिश्तेदार, 2 साल करता है, 3 साल करता है, मामा मामी सबका पेट भर जाता है। क्यों 3 साल तक इंतजार करता है? शायद भांजा भांजी भतीजा भतीजी शायद लग गया तो, नौकरी पा गया तो, और नौकरी पा गया तो बड़ा आदमी हो जाएगा, तो 3 साल तक इज्जत करेगा। 34 साल करेगा, कुछ हुआ नहीं, फर्क नहीं लगा, मैं बता दे रहा हूँ। 5 साल करेगा, लग रहा है नहीं लेंगे उसे, और बेटा बैठ जाओ, आओ बेटा चाय पियोगे। 6वें साल में कहानी खत्म, सारे जहां में ये रिश्तेदार तुम्हें बदनाम करने की पूरी कोशिश करेंगे, चारों तरफ से भूमिका बांध लेंगे, चाहे तुम्हारा मौसी हो, मौसा हो, मामा हो, चाचा हो, जितने तुम्हारे चाहते लग रहे हो, अकेली दुखिया माँ और दुखिया पिता वो समय तुम्हें रोटी खिला रहे होंगे थोक थोक के। समझे मेरी बात? उसके बाद अगर 7 साल हो गए और तुम छपेड़ा पुलिया पे फिर भी धनिया खरीद रहे हो, तो अभी शायद कमरे का साइज बड़ा हो जाएगा, फिर कमरा और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, फिर इतना छोटा हो जाएगा, फिर डबल टाइम का 1 टाइम का हो जाएगा, तुम्हारी कहानी खत्म होने लग जाएगी, और रिश्तेदार कहने खत्म हो गया। और मैंने कहा था जिस गांव से आए हो अगर खाली हाथ उस गांव में गए तो लल्लन और उत्तम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आ गया, वही गया था आज से 7 साल पहले, कहानी खत्म। या तो तुम आते नहीं और तुम आ गए तो माथे पर दाग लग गया है कि तुम कानपुर गए थे डिप्टी कलेक्टर बनने। ध्यान रखना, जो तुम्हारे दोस्त नहीं आए तो बहुत मजे में वो आज भी मेट पे बैठते हैं, और भाई विजय ठीक हो, याद रखना इस बात को, मैं बहुत गंभीर बात बोल रहा हूँ। अभी तुम्हारा उम्र अनाड़ी वाला है, तुम बात हंसी ले जा रहे हो, देखते देखते नजारे बदल जाएंगे, ठीक है भाई? तो कोशिश करना, ये वर्ष तुम्हारी अंतिम वर्ष है। क्या कौन सी वर्ष है? तुम्हारे जीवन की नहीं, परीक्षा की। परीक्षा दो और अपने सरकारी विश्वविद्यालय में जाओ और वहां 4 साल पढ़ाई ऐसे करो जैसे डिग्री तो मिली जाए, लेकिन 4 साल बाद निकलो तो एक सही इंसान बनकर निकलो, ऐसे कंपटीशन की तैयारी करके निकलो कि नौकरी हाथ में आ जाए। समझ में नहीं आया? तो इसी क्रम में मैंने कहा समांतर श्रेणी, कौन सी श्रेणी? पदों के मध्य अंतर कैसा होता है और उस अंतर को क्या कहते हैं? हाँ भाई 5 10 15 कितने का अंतर है बच्चों? तो कौन सी श्रेणी है ये? समांतर। क्योंकि सभी पदों में अंतर कैसा होना चाहिए? 10 में से 5 गया, 15 में से 10 गया, लेकिन 21 में से 5 15 गया, 6 क्या अंतर समान है? तो ये समांतर श्रेणी 3 6 9 कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी। क्योंकि बाद में क्या है? 13 क्या अंतर समान है? नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी। 5 10 15 कौन सी श्रेणी है? अंतर कितने का है? इसी क्रम में मैंने आपसे कहा श्रेणी का nवां पद। कौन सा पद? ए भाई पीछे वाले, अगर हम आपसे कहते हैं कि nवां पद मान लीजिए n+1 है, कैसा है? दुनिया वालों श्रेणी में आपको क्या दिखाई दे जाए? n का मतलब है नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 मतलब गिनती के नंबर, मतलब काउंटिंग नंबर, मतलब जिनकी शुरुआत 1 से होती है। कहां से होती है? हिंदी में इन्हीं नंबर को कहा जाता है प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी संख्या है? मैं आपसे कहूं ये किसी श्रेणी का कौन सा पद है? nवें नंबर पे। कौन से नंबर पे? मान लो 1 2 3 4 5 हो 20वें नंबर बैठा है, तो मैंने आपसे क्या कहा? ये किसी श्रेणी का कौन सा पद है? nवें नंबर पे। कौन से नंबर पे? मैं आपसे कहूं कि इसका प्रथम, हेलो
कौन सा द्वितीय, हेलो कौन सा तृतीय, तृतीय तृतीय पद ज्ञात करो। कौन सा पद ज्ञात करो बच्चों? जब प्रथम पद की बात होती है तो n बराबर क्या लेके चलते हैं? एक। जहां जहां n वहां वहां एक, एक और एक। दूसरा पद क्या होगा? n बराबर जहां जहां n वहां वहां दो, दो और एक तीन। तीसरा पद n बराबर जहां जहां n वहां वहां तीन, तीन और एक। आप देख लीजिए, दो के बाद तीन के बाद बच्चों हमने अगर आपको n पद दिया, कौन सा पद? कौन सा पद? मैं आपसे कहूं कि बताओ इसका 100वां पद क्या होगा? आवाज दो, आवाज दो। 100 जहां जहां n वहां वहां 100, 100 और एक मात्र 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाना है। कितने रुपए का? वजन को लिखो तो जाएंगे, तुम्हें लगता है इतने सस्ते हैं? सुन लीजिए, अगर आपको nवां पद दिया जाए बच्चा, कौन सा पद? तो स्मॉल n का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4। मैं आपसे कह दूं बंधुओं, मैं आपसे कह दूं 1/n प्लस, है ना? और मैं आपसे कहूंगा ये जिस श्रेणी का nवां पद है, इसका चौथा पद बताओ क्या होगा? चौथा पद क्या होगा? तो जहां जहां n वहां वहां 4, 4 और 1। बताओ 10वां पद जल्दी से, बताओ 20वां पद। यस या नो? इसका मतलब है अब किसी भी प्रकार का n दे, कोई दिक्कत वाली बात। मैंने आपसे कहा nवां पद मान लीजिए n/n + 1 क्या है? तो मैंने आपसे कहा बताओ 5वां पद, 5 बटे बताओ 12वां पद। यस या नो? तो कहने का मतलब है यदि आपको nवां पद दिया जाए, कौन सा पद? तो आपको अगर पहला पद निकालना है तो n बराबर 1, दूसरा पद निकालना है तो n बराबर, तीसरा पद निकालना है n बराबर। मैं यही बात तो समझा रहा था कि एपी का कौन सा पद? बच्चों nवां पद का सूत्र होता है Tn, क्या? a + n - 1 इंटू, जहां पर a क्या होता है? प्रथम पद, b क्या होता है? सार्वांतर, और n क्या होता है? पदों की, वो बोलते रहो जो बड़े हैं। और Tn क्या होता है? एपी का nवां कौन सा पद? मैं आपसे कहूं बच्चों, ध्यान देना, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहूं? कि 3 5 7, ए भाई 3 5 7 का 10वां पद ज्ञात करो। कौन सा पद? ए भैया T10। 10वां बोले तो, 20वां बोले तो T20। कौन सा? ये बात। तो 10वां पद को आप डायरेक्ट 10 में से गया, सही बात है, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे a प्लस। लेकिन आपको कैसे पता था कि ये एपी है? आगे चलकर जीपी भी तो पढ़ाएंगे। तो कैसे? 5 में 3 गया, 7 में 5 गया। अंतर कैसा है? श्रेणी कौन सी हो गई? इसका पहला पद क्या हो गया? और आपको कौन सा पद बताना है? तो a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर कितना हो जाएगा? 3 + 9 इंटू d का मान कितना है? तो 3 + 9 दूनी 18, 18 और 3 कितना होता है? सही बात है। देखिए ध्यान से देखना, 3 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13 के बाद 15 के बाद 17 के बाद 19 के बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये बताना चाहता था मैं। 10वां पद का मतलब क्या है? 21। 21 का अब मैं ये कर गणित दो, तुम बात समझ, तुम सवाल को समझ रहे हो, हम ब्यूटी को बता रहे हैं कि किसी आदमी ने 3 5 7 दिया, तो हमने अपने बाबा का बाबा यहाँ बोले क्या बोलो, हमने कहा 20वां पद बताओ कौन सा पद? तो बाबा तो ऐसे करेंगे, इतना बाबा भी जानते हैं। 21 21 कितने जोड़े? 2, तो कितना हो गया? 23। तो बाबा धीरे धीरे टाइम पास करेंगे जून की छुट्टियों में। तुम क्या करो बाबा? ओम छू मंत्र a प्लस जादू मंत्र 90। और आप a का मान कितना बताना? और उन्हें d का मान जल्दी बताओ। 2 है, 19 दूनी 38 और 3। 20वें नंबर पे क्या आएगा? आप देखिए गणित की क्या खूबसूरती है। ये जिस व्यक्ति ने बनाया क्या बना दिया कि हमें पता है कि 20वें नंबर क्या आएगा। और अगर वैसे पता करते, अगर वैसे पता करते तो हमें कहां तक लिखना पड़ता? 20 तक। तब जाके क्या लिखा मिलता? हम विदिन सेकंड बता देंगे कि 500वें नंबर पे कौन सा नंबर होगा। और 500 तक लिखा अगर तो जून की छुट्टी अच्छे से कट जाएंगी। समझ मेरी बात? तो कहने का मतलब है जिसने भी लिखा वो पैटर्न कौन सी श्रेणी का होना चाहिए, मतलब एपी का होना चाहिए। वो सूत्र क्या बनेगा? जल्दी बताओ। a + n - 1 इंटू, यस या नो? अब मैं आपसे कह रहा हूं, सपोज मैंने आपसे कहा कि कौन सी श्रेणी में? एपी में। ठीक है, ठीक। हमने आपसे कहा एपी का छठा पद है 7। कौन सा पद है? और फिर हम घूम कर आए तो हमने आपसे कहा 7वां पद कितना है? कौन सी श्रेणी की? एपी। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उस श्रेणी का 10वां पद क्या होगा? उस श्रेणी का 10वां पद क्या होगा? तो अगर कोई छात्र होगा तो क्या करेगा? 10वें का सूत्र ही तो लगाएगा। अरे तुम ज्यादा सोचा मत करो सवालों में, तुम ये कहो कौन सा पद पूछ रहा है मास्टर? 10वां पूछ रहा है, 10वें का उत्तर बताओ। इतना तो बोली दो धर्मराज युधिष्ठिर, a प्लस, इतना तो बोलना पड़ेगा, इतना तो बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? a + 9 ईमानदारी से। हाँ, अब दुख की बात यह है कि a का मान, d का मान, तो फिर क्या कहेंगे पुराने वाले लोग? बताएं जो दिया जाता है उसका यूज। बिल्कुल देहाती बात है। तो दिया क्या गया है? छठा पद, 7वां पद। मतलब छठा पद को क्या लिखेंगे? a + 5d बराबर 7वां बोलो। जानते हो कहां से लिख रहे हैं 7वां? a + 7 - 1 इंटू d। हाँ समझ आया? यही बात फंस रही थी। वाह, समझे मेरी बात? ध्यान रखना, एक दिन ऐसा आएगा जो हम 40 दिन की भागवत किया करेंगे। कितने चैप्टर है? 25 हैं। 25 चैप्टर मान लो 25 ही दिन की, तुम्हारी 25 दिन की भागवत होगी। खबर आएगी लखनऊ में 25 दिन की मैथ्स की महाकथा। जैसे आजकल पंडितों में नहीं, बड़े बड़े ग्राउंड हमारी बुक होंगे, पूरे लखनऊ बच्चा आएगा, 3 घंटे में बैठेंगे हारमोनियम लेकर, और एक मास्टर उधर बोर्ड पे लगा होगा, बड़े बड़े बोर्ड पर मैं जो बोल रहा हूँ लिखो पिंटू n पद क्या होता है? a + n - 1d। रोबोट लिखा होता और बड़ी बड़ी डिस्प्ले बजा रहा होगा। पहले दिन लखनऊ साहब, दूसरे दिन कोचिंग साहब। और 25 दिन कथा करने के बाद जैसे कथा होती है पहले दिन शाम तुरंत कथा क्या होती है? आरती। आरती में क्या होगा? क्योंकि रिवीजन, क्योंकि रिवीजन आरती सारांश होता है भगवान का। और उसके बाद क्या होगा? हर व्यक्ति को आरती दी जाएगी। तो आरती देने का मतलब है मेरे 100 वॉलंटियर होंगे जो मैथ के होंगे, ऐसे वैसे टीका लगा लेंगे, मैथ के होंगे, टैबलेट हाथ में लिए होंगे और कहेंगे आपको आज की क्लास में क्या दिक्कत है? आरती मतलब है क्या दिक्कत है? वो कहेंगे मैं n का मान नहीं पता था। बोले बताओ, चलो झोली डाले होंगे आरती में से आप 5 रुपया 10 रुपया डालते हो, बिना आपको कहेंगे नहीं। अगर आपने डाउट पूछ लिया तो आरती तो जा ही रही है, चाहे आप डालो चाहे ना डालो, लेकिन भाव बस लगा 5 रुपया 10 रुपया उस झोली में डालता रहेगा और झोली से लटकाएंगे पेट पर वो, और डाउट बता दिया फिर वो कहेगा चलो जाए फिर, ठीक है चलते।
तो 2-4 लड़के जब रुपया डालेंगे अपने आप, तो इस तरह से हम लोग, ये काम अच्छा रहेगा। अभी तो हिंदुस्तान कोई सोचा नहीं भाई। एक इसका मतलब ये सोच आ रही है, एक दिन होगा जरूर। बोलो ए का मान कितना बच्चों यहाँ पर? ए का मान बोलो, निकालना ही है। तो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, बच्चों ध्यान देना, ये चिन्ह कैसा है? समीकरणों का चिन्ह बदला जाता है, प्लस का प्लस का प्लस का प्लस ए, और 6 में से 5 गया, चिन्ह कैसा आएगा? बड़ी संख्या के साथ जाता है। और ध्यान देना 7 में 6 गया, चिन्ह कैसा आएगा? बड़ी संख्या के साथ। डी बराबर कितना आया? ए भैया डी का मान जहां तुम्हारा श्रद्धा हो भाव हमारा, तो याद है यार, तो ए डी का मान तो 5 एकम बराबर ए बराबर 7 5। ये बात समझ में आई? -5 उधर जाकर क्या होगा? +5। तो ए का मान कितना आया? डी का मान कितना आया बच्चों? ध्यान, ए का मान 12 और डी का मान 9 एकम 9, और 12 में से 9 गया, बोलो जल्दी से। 3। कौन सा पद पूछा था? यस या नो? अब मैं आपसे कह रहा हूं ध्यान देना। ए भैया ए इधर ध्यान से सुनना, मैंने आपसे कहा चौथा पद कौन सी श्रेणी का? 5वां पद। कौन सा 5वां? और मैंने आपसे कहा कि 7वां पद बताओ, कौन सा पद? बहुत बढ़िया, आप दिमाग खुल गया लग रहा है। तो 7वां पद को क्या लिखेंगे आप लोग? a + 6d। सही बात है। अब आपको किन मानों की जरूरत है? पुरानी वाली बात। तो कहां से आएगा? ऊपर से आएगा, ऊपर से। हाँ सही बात है। ऊपर क्या दिया गया है? a प्लस, बोलो, और ये बोलो जल्दी से। सही बात है, चिन्ह बदलेंगे, कट गया। 5 4 में 3 गया, 5 में 4 गया, d बराबर, और इस d बराबर -1 रखते सपोज, कर रहे हैं तो a - 3 बराबर 5, तो a बराबर 5 3। यस या नो? दोनों मान आ गए। तो a का मान 8 और माइनस का कितना आएगा? 6, 8 में 6 गया। यस या नो? तब फिर हमने आपसे कहा बच्चों, पुराने वाले बच्चे इस वचन को याद दिलाएं अगर आता हो तो, कौन सी श्रेणी का पीवा पद क्या हो, क्यूवा पद क्या हो? तो मां बताइए बच्चों, एनवा पद क्या होगा? p + q - n। समझे? मतलब मैंने कहा तेरे सामने वाली खिड़की में एक जैसा बंदा रहता है। सही बात है ना? सामने वाली खिड़की में एक जैसा बंदा रहता है, तो कोई और बंदा पूछा जाता है, तो इन दोनों के जोड़ में से इसको घटा। समझे मेरी बात? और ध्यान देना, जैसे जैसे अगर पिछले सवाल की बात करें, सभी बच्चे ध्यान दें, मैं कलर बदल रहा हूं। ए भैया सामने वाली खिड़की में कैसा है? 5 के सामने कैसा है? कौन सा पद पूछा? 5 4, क्या घटा दें? कितना आया? झलक दिख। अब भाई मैचिंग मैचिंग, कौन सा पद पूछा? 7 6, क्या बता दे? क्या आएगा? झलक दिख। हे दुनिया वालों, सारवांतर भी कुछ और नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा? हमेशा क्या आएगा? हमेशा क्या आएगा? बच्चों बड़ी बात ये है, एग्जाम में जाओगे कोई सवाल नहीं आने वाला है, एग्जाम में आएगा समांतर श्रेणी में पीवा पद क्यू हो व क्यूवा पद पी हो, तब श्रेणी का सारवांतर बताओ। -1 लगाओ। श्रेणी का एनवा पद बताओ, तो क्या आएगा? p + q - और श्रेणी का p + क्यूवा पद ही बताओ। जब वही पूछा जा रहा है मित्र, तो वही में से वही घटा दो, और वही में से वही घटाओ तो कितना आएगा? ये चलो छात्रों ध्यान देना, कौन सी श्रेणी? चौथा पद कितना हो? 5वां कितना हो? तो बताओ 9वां पद कितना होगा? 5 4, 9 में से 9 गया। ये चलो, लेकिन बात ये नहीं है, मैं सवाल को बदल रहा हूं। एग्जामिनर हमारे पास कल आया था, कौन सा? एपी में कौन सी श्रेणी में? ए भैया ध्यान रखना, बोले हम 8वां पद 6 है, कितना है? और कह रहा है 6ठा पद 8 है, कितना है? 8 है, कितना है? 8 है। और वो हमसे कह रहा था कि एक काम करो 10वां पद बताओ। बहुत सही, तो भैया 8 6, 14 में 10 गया, बताओ सारवांतर बताओ। क्या हुआ? दिक्कत लड़ क्यों रहे हो? बताओ 7वां पद, बोलो बोलो 7। हाँ कोई दिक्कत क्या है? 8 6, और जो पूछा जाता वो सही बात है, सही बात है। तो बच्चों ध्यान देना, 8वां पद कितना? 6 6 8, और 7वां कितना? 7 आया। मेरी बात बताओ तीसरा पद, कोई भी पद, क्योंकि हमने सूत्र पढ़ा है, कोई भी एन पद पूछा जाएगा तो p + q में से उसी एन को घटा दिया जाएगा। यहां तक बच्चों सही बात है? यहां तक सही बात है? तो बच्चों ध्यान देना, बच्चों ध्यान देना, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कौन सी श्रेणी का सवाल हो? एपी, कौन सी श्रेणी का? मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे कुछ तो कहना चाहता हूं, क्या कहूं पता नहीं। 100वां पद 120 है, 100वां पद, और 120वां पद कितना है? 100। तो सुनो, मैं कह रहा हूं, कौन, अब मान लो तुम भूल गए 1 साल बाद, कौन सा पद 0 होगा? इसमें थोड़ा इंटरेस्ट था, अभी तो आदत ताजा पड़ा है ना, ताजी ताजी जलेबी, क्या बात, मजा आ गया, समझे? अभी इसलिए आंसर कुछ से निकल आया। मैचिंग सब काम करेगा। कौन सी श्रेणी, कौन सा पद 0 होगा? तो हमने आपको इन्हीं का योग 100 और 120 कितना होता है? 220वां पद कितना लगा के आएंगे? इस क्लास में बैठे सभी छात्र हैं, कोई दिक्कत है क्या? कोई समस्या हो तो बताओ। तभी हम भूमिका में चले जा रहे हैं, एक बार देख लें, उसके बाद लिखा दें, नहीं तो मामला। और ये चलो देखना ध्यान से, देखना क्या लिख लो पहले, जो भी चाहते हैं जल्दी से लिखे, और स्पीड में लिखना, रखा भी फेर करो। हाँ जल्दी जल्दी, 1 2 3 नाउ स्टार्ट। रखा भी खींच दो, और जो पढ़ लिया बिना देखे लिखो। देखो तुम लोग कितने होशियार हो, बिना देखे लिखो। हाँ कोई सोचा मास्टर बन जाओगे, अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए, कोई हरा ही नहीं पाएगा तुम्हें। अनुक्रम व श्रेणी, उसमें लिखिए अनुक्रम, और उसमें लिखिए एक ऐसा क्रम जिसमें पदों के मध्य निश्चित नियम लागू हो। कुछ उदाहरण लगाइए, जैसे 1 2 3 4 5 6 पता है, अनुक्रम है। 2 4 6 8 10 12 पता है, अनुक्रम है। 3 7 10 नहीं है। 2 4 8 16 32 है। उसके बाद लिखना है A1, A2, A3, A4 AN, अनुक्रम के पद हैं ये, अनुक्रम के पद हैं, अनुक्रम के पद हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, वेरी गुड। श्रेणी A1 + A2 + A3 + ... + AN + ... प्राप्त विस्तार श्रेणी कहलाता है।
शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि अनुक्रम के पदों को जोड़ने से हमें श्रेणी प्राप्त हो जाती है। अनुक्रम के पदों को जोड़ने से हमें श्रेणी प्राप्त हो जाती है। उसमें समांतर श्रेणी, फिर गुणोत्तर श्रेणी, फिर हरात्मक श्रेणी। समांतर, फिर गुणोत्तर और फिर हरात्मक। फिर उसके बाद सबसे पहले चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, एपी, ए डॉट पी डॉट, समांतर श्रेणी। और उसमें लिखिए समान प्लस अंतर प्लस पदों के मध्य, समान प्लस अंतर प्लस पदों के मध्य, प्लस पदों के मध्य। यदि पदों के मध्य अंतर समान हो तब वह श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे A1, A2, A3, A4 डॉट 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 चलते चले जाओ जीवन भर। A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, अंतर समान है, अंतर समान है तो उस D को कहा जाता है सार्वंतर, उस D को सार्वंतर और उस श्रेणी को समांतर, उस श्रेणी को समांतर। उदाहरण के रूप में 2 4 6 8 समांतर है, 5 10 15 21 कतई नहीं है। प्रत्येक पदों में अंतर समान होना चाहिए, 1 2 3 ही पदों में नहीं है, अंत तक जहां तक श्रेणी गई है और लिख दी गई है उन सभी पदों में अंतर कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट, श्रेणी का nवां पद, श्रेणी का nवां पद, श्रेणी का nवां पद। उदाहरण के रूप में जैसे Tn बराबर n प्लस 1, तो उसमें लिखिए n का मान हमेशा देख लीजिए सामने प्राकृतिक संख्याओं से आएगा, प्राकृतिक संख्याओं से आएगा। अगर आपसे कोई कहे प्रथम पद बताओ, द्वितीय पद बताओ, तृतीय पद बताओ, तो T1 T2 T3, जहां जहां n वहां 1 2 3 रखो और आगे बढ़ जाओ। फिर Tn बराबर 1/n प्लस 1, Tn बराबर 1/n प्लस 1, फिर आप 1 2 3 रखो और आगे बढ़ जाओ। और Tn बराबर n/n प्लस 1, आपसे हमने 5वां पूछ लिया और 12वां पूछ लिया, जहां जहां n वहां 5, जहां जहां n वहां 12, तो 12/13 और 5/6। हाँ, गति में, गति आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप चंद्रयान पे पहुंच जाएं। चंद्रयान जमीन पर रखा बेटा, वहां पहुंच सकते हो, चंद्रमा कैसे पहुंचोगे? बात समझा करो, चंद्रमा पहुंचा के मैं नहीं चाहता हूं, खबर बन जाओ। एपी का nवां पद, एपी का nवां पद, और तुरंत सूत्र डालिए Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, जहां a फॉर प्रथम पद, n फॉर पदों की संख्या और t फॉर सार्वंतर और Tn फॉर nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी का nवां पद, एपी का nवां पद। तुरंत सवाल लिखिए,